चलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम अपना कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं पार्ट 2 ऑफ लिविंग वर्ल्ड। बराबर, तो पहली क्लास ऑफ लिविंग वर्ल्ड आपने क्या क्या पढ़ा था वो एक थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्लास में आपने पढ़ा था द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग। बराबर, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी जो लिविंग को डिफाइन करती है और नॉन डिफाइनिंग भी साथ में थी। तो फर्स्ट थी ग्रोथ, सेकंड थी रिप्रोडक्शन, ये दोनों प्रॉपर्टी क्या थी, नॉन डिफाइनिंग। थर्ड थी मेटाबॉलिज्म, फोर्थ थी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, एंड फिफ्थ थी कॉन्शियसनेस। क्लियर? ये जो तीनों प्रॉपर्टीज है वो कैसी थी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। क्लियर हो रहा है? तो आपने अभी तक क्या पढ़ा था कि भाई व्हाट इज द लिविंग एंड लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस अगर आपको पता लगाना है तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कि आपको एनसीईआरटी ने दे रखी है। उसको जस्टिफाई करती है कि लिविंग कौन सा है और नॉन लिविंग कौन सा है। इसमें से भी ये दोनों प्रॉपर्टीज़ है जो कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, वो क्या है आपके नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़, और मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, वो तीनों प्रॉपर्टीज है डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, जिससे पता लगता है ये तीनों अगर किसी के पास है, एक्चुअली तो पांचों होने चाहिए, लेकिन अगर तीनों है तो वो परफेक्ट 100% वो क्या होगा, लिविंग ही होगा। अब देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हम पढ़ रहे हैं द लिविंग। बराबर, तो उसके अंदर लिविंग वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अभी तक आपके आसपास आपने अभी तक बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह देखे। पिछले वाले क्लास में भी हमने डिस्कस करा था कि बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स हम देखते हैं। बराबर, तो अगर हमें एक वर्ड में उसको डिस्क्राइब करना है, मान लीजिए कि हम अपने ही एरिया में एनिमल के कितने टाइप ऑफ एनिमल आप देखते हो वो आप अगर देखें, क्लियर, तो कितने सारे एनिमल आपने देखे होंगे। प्लांट के साथ में भी आपने बहुत सारे देखे होंगे। बराबर, तो एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया, आपने यीस्ट देखा होगा, ये सब चीज़ें जो है वो सब अलग अलग वेराइटीज़ की है ना। तो हम यहाँ पे वेराइटीज़ लिखे या फिर अलग अलग स्पीसीज लिखे तो चलेगा। तो डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बराबर, तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। बराबर, उसमें क्या क्या आ जाता है बता देता हूँ। एक आते हैं प्लांट्स, फिर आते हैं एनिमल्स, फिर आते हैं माइक्रोब्स। बराबर, जिसको हम सी नहीं कर सकते, वी कांट सी देम। ऐसे भी कुछ जीव है जिसको हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, वो छुपे हुए हैं कहीं ना कहीं, तो वो भी आ गए। एक्चुअली ये माइक्रोब्स भी कह सकते हैं, लेकिन हर एक माइक्रोब्स जो है वो हम ऐसा नहीं कि भाई विदाउट माइक्रोस्कोप ना देख पाए। अगर कॉलोनी में तो हम देख पाते हैं उसको, और अगर ऐसे भी प्लांट है कि जिसको एक यूनिसेल्युलर प्लांट बोल सकते हैं, आल्गीज वगैरह हो गए, बराबर, तो उसको हम देख सकते हैं। तो ऐसे भी एनिमल्स या प्लांट्स या भाई ऑर्गेनिज्म है जिसको हम सी नहीं कर सकते नेकेड आई से। ये सभी डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए। तो इन सभी में वेराइटीज़ है, क्या है, डिफरेंट वेराइटीज़। प्लांट्स में भी बहुत टाइप्स है, एनिमल्स में भी बहुत है, माइक्रोब्स में भी बहुत है। तो ऑल हैव डिफरेंट वेराइटीज़। और इसी वैरायटी को हम क्या नाम देंगे,
इसी वैरायटी को नाम दे सकते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्लियर? तो भाई बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको हम कहेंगे बायोडाइवर्सिटी। आपकी टेक्स्ट बुक ने इसको डिफाइन करा है बायोडाइवर्सिटी को। बायो मतलब लिविंग एंड डाइवर्सिटी मतलब कि डिफरेंट वेराइटीज़, यानी कि डिफरेंट वेराइटीज़। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, इधर ऊपर लिखा है इसलिए। तो ये टॉपिक समझ में आ रहा है बराबर। तो हमें इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द नंबर एंड टाइप, द नंबर एंड टाइप्स, मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, प्योर डेफिनेशन इधर लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे और पूछा जाए तो भी आपको लिखने में इजी रहे। बायोडाइवर्सिटी की प्योर डेफिनेशन क्या है वो लिखते हैं। देखो बच्चों, ये बायोडाइवर्सिटी टॉपिक बहुत वास्ट है। जितना आप इसको इजी समझते हो उतना ही डीप है, और 11th एंड 12th दोनों ही क्लास में आपको ये टॉपिक जो है बीच बीच में कहीं ना कहीं मिलेगा बराबर। तो जितना इसको दिल से समझने की ट्राई करोगे उतना आपको फ़ायदा रहेगा। और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो इसको, तो सिर्फ उससे मत देखना, इसको लाइफ के साथ जोड़ के देखना ताकि आपको समझने में ईजी रहे। रट्टा मारने से अच्छा है कि हम याद रखें, और याद कैसे रहेगा? एक्सपीरियंस से। तो आप एक्सपीरियंस करने की ट्राई करें बराबर। हर एक चीज़ का नहीं हो सकता, लेकिन जितना देख सके हम वहाँ जाके उसको एक्सपीरियंस कर सके उतना कर सकते हैं बराबर। तो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या है? द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट बराबर। मैं ऐसे लिख रहा हूँ प्रेजेंट को, प्रेजेंट ऑन अर्थ। देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, नॉट इंडिया, नॉट एनी रीजन, अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। क्लियर? तो द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जितने भी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, और कहाँ पे है? अर्थ के ऊपर। अब अर्थ के ऊपर हम जहाँ जहाँ पे गए हो, मान लो कि आप इंडिया में रहते होगे तो इंडिया में ही घूमे हो, गुजरात में रहते हो तो गुजरात में घूमे हो, पश्चिम बंगाल में रहते हो तो पश्चिम बंगाल में घूमे हो, केरला में रहते हो तो केरला में घूमे हो, है ना, दिल्ली में रहोगे तो उधर भी बायोडाइवर्सिटी है ना। तो लोकल बायोडाइवर्सिटी होगी। हमें यहाँ किसकी बात हो रही है? अर्थ की बायोडाइवर्सिटी की, कि पूरे अर्थ के ऊपर जितने भी एनिमल, प्लांट, लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है, वो सभी को हम अगर काउंट करें तो उसको कहेंगे हम बायोडाइवर्सिटी। आपको टेक्स्ट बुक में नंबर दिए हैं स्पीसीज के, तो नंबर ऑफ स्पीसीज बराबर। अब स्पीसीज क्या है वो भी इस चैप्टर में ही हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद ही बराबर। तो ध्यान रखना, नंबर ऑफ स्पीसीज अर्थ पे अभी कितनी है? 1.7 to 1.8 मिलियन। ये है अबाउट बराबर। अबाउट का मतलब आपको पता होना चाहिए कि भाई जितना हमने देखा है उससे भी ज़्यादा हो सकता है या कम भी हो सकता है। कम का मीनिंग यहाँ पे ये है कि इतना तो देखा ही है, लेकिन इससे प्लस माइनस हो सकता है 1 2, ओके। तो +1 2 या -1 2 मान के हम चल सकते हैं। 1.7 to 1.8 मिलियन के बीच में हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इतनी प्रजातियाँ, इतनी स्पीसीज हमारे पास प्रेजेंट है। किसकी? प्लांट्स, एनिमल सब आ गए इसमें भाई बराबर, कोई भी छूटा नहीं है बराबर। पूरा लिविंग वर्ल्ड आ गया इसके अंदर। क्लियर हो रहा है? अभी तक जितना साइंटिस्ट लोगों ने इसको सोचा है, समझा है, वो सब इसमें नंबर आ गए हैं। अब हम कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं। अब हम ये आंकड़ा जो मिला है हमें 1.7 to 1.8, कहाँ से मिला, कैसे मिला, कौन ये बता रहा है कि भाई ये 1.7 to 1.8 मिलियन ही है बराबर। मैं तो नहीं गया, आप भी नहीं गए होगे, तो कोई ना कोई तो गया है, कोई ना कोई रिसर्च करा होगा, किसी ने देखा होगा, कहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी के बाद वर्ड आता है टैक्सोनॉमी। देखो टेक्स्ट बुक में अभी आप रीड करने बैठोगे तो कहीं पे कुछ भी मिलाप नहीं होगा। ये चैप्टर आप जब ख़त्म करोगे तब हम टेक्स्ट बुक साथ में ही करवाएंगे, तो आप प्लीज़ उसके ऊपर थोड़ा फोकस रखिएगा, बराबर, इसके ऊपर थोड़ा फोकस रखिएगा। तो फर्स्ट वर्ड क्या है आपका? टैक्सोनॉमी, बराबर। टैक्सोनॉमी है क्या? व्हाट इज टैक्सोनॉमी? देखो हम जब भी स्कूल जाते हैं, छोटे थे तभी से लेके अभी तक, बराबर, क्लास 12th में आ गए हैं या 11th में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं या फिर कॉलेज कर रहे हैं, बराबर, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? बैग पैक करना, बराबर। तो बैग में हमें अलग अलग ड्रॉवर रखे हुए होते हैं। पता है कि भाई एक ड्रॉवर है इसमें जो है वो रफ बुक रखेंगे, एक ड्रॉवर है उसमें टेक्स्ट बुक रखेंगे, एक जो पार्ट है उसमें हम पेन वगैरह रखेंगे, एक पार्ट है उसमें अगर हमने कोई ऐसा चीज़ लिया है जो कि कैलकुलेटर हो गया या कोई ऐसी चीज़ है तो वो रखेंगे। तो बैग में पूरा हम कैसे अलग अलग डिवीज़न करके रखते हैं। वैसे हमारे पास तो बहुत बड़ा आंकड़ा है 1.7 to 1.8 मिलियन। अब उसको हम कैसे पता लगाए कि यही लिविंग है या नहीं है, बराबर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसको आइडेंटिफिकेशन क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ नाम देना पड़ेगा, है ना। तो हम इसको भी ऑर्गेनाइज करेंगे। तो टैक्सोनॉमी वो क्या है? टैक्सोनॉमी जो है वो है स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। बराबर, किसका? ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? तो यहाँ पे 3 वर्ड हमें मिले। फर्स्ट क्या मिला है आपको? आइडेंटिफिकेशन, बराबर। फर्स्ट क्या मिला? आइडेंटिफिकेशन। क्लियर? तो टैक्सोनॉमी क्या है? स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब इसमें थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे कि आइडेंटिफिकेशन क्या होगा। आइडेंटिफाई करना, टू आइडेंटिफाई बाय कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक और वर्ड ऐड कर लेते हैं, कैरेक्टराइजेशन। क्या वर्ड ऐड कर लेते हैं? कैरेक्टराइजेशन। मैं इधर अलग से लिख रहा हूं, क्लियर? कैरेक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हमने क्या करा कि भाई उसके कैरेक्टर जो है उसको अलग करें, बराबर। इसको क्या करा? अलग। तो फर्स्ट स्टेप अपना है कैरेक्टराइजेशन। उसके बाद जो है सेकंड स्टेप बनाते हैं वो आएगा आइडेंटिफिकेशन। थर्ड स्टेप जो आपका है वो है नोमेनक्लेचर। एंड फोर्थ जो स्टेप है वो है आपका क्लासिफिकेशन, बराबर। अब हम कहेंगे कोई इसमें भी बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट है, सिंपल रखना है हमें इसे कि भाई सबसे पहले हम कोई भी चीज़ देखेंगे। मान लो आपने ये देख लिया मार्कर, अब ये मार्कर ही है वो कैसे पता चलेगा? तो इसको देखेंगे, उसका कैरेक्टराइजेशन करेंगे कि भाई इसके पास ये ढक्कन जैसी चीज़ है, इसके ऊपर टिप है, इसका कोई कलर है, और इसको यूज़ करके हम पता लगाएंगे कि क्या है। वो क्या हो गया? कैरेक्टराइजेशन, बराबर। इसके कैरेक्टर्स क्या क्या है। फिर उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन। हमें आइडेंटिफाई करा कि भाई यहाँ यही है, यही वो देवता है जो कि मार्कर कहलाता है ना। तो मार्कर कहा उसको, उसका नाम क्या है? नोमेनक्लेचर, बराबर। इसको क्या बोल गया? मार्कर। क्या नाम आ गया? नोमेनक्लेचर। और उसके बाद उसको क्लासीफाई करा हमने। क्लासीफाई कैसे करा कि ये मार्कर तो है लेकिन कैसी है, कहाँ यूज़ करते हैं इसको, है ना। तो कोई बोलेगा ये टीचिंग मार्कर है, कोई बोलेगा वाइट बोर्ड मार्कर है, कोई बोलेगा नॉन परमानेंट मार्कर है ना। इन कंपनी वालों ने नाम दिया है वाइट बोर्ड मार्कर, बराबर। तो हम इसको आइडेंटिफाई कर सके। अब ये मार्कर कहला गई, अब ये कहीं भी हमें मिलेगी, मून पे भी मिलेगी तो हम क्या बोलेंगे? इसको
वाइट बोर्ड मार्कर। क्यों? अगर इसके ऊपर ये नाम ना भी लिखा होता तो हम इसको क्या मार्कर कहते? इसको मोबाइल नहीं बोल सकते थे? क्यों नहीं बोला हमने मोबाइल, है ना? क्योंकि उसको हमने कैरेक्टराइज करा है, आइडेंटिफाई करा है, फिर उसका नाम दिया है, नामकरण, नोमेनक्लेचर, और उसके बाद उसको क्लासिफिकेशन करके हमने ऐसी जगह रखा है कि जिसमें पूरा वर्ल्ड इसको एक ही नाम से पुकारे। क्या नाम देंगे इसको? वाइट बोर्ड मार्कर। अब आप इसको सऊदी अरब में जाके बोलो कि वाइट बोर्ड मार्कर चाहिए, तो वो क्या देंगे? वाइट बोर्ड मार्कर। अगर आप और स्पेसिफिक जाओ कि रेड कलर की चाहिए तो रेड ही देंगे, ब्लू कलर चाहिए तो ब्लू ही देंगे। बराबर? क्लियर हो रहा है ये बच्चों? सिंपल रखना है इसको कि भाई टेक्सोनोमी क्या है। सबसे पहले तो स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बराबर? उसमें हम क्या क्या करते हैं? तो कैरेक्टराइजेशन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण करते हैं, और बाद में उसका होता है क्लासिफिकेशन। तो ये जो पूरी प्रोसीजर है उसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टेमेटिक्स। क्या बोलेंगे इसको? सिस्टेमेटिक्स, या फिर क्लासिफिकेशन, या फिर सिस्टेमेटिक्स कह सकते हैं। एक और वर्ड आया, सिस्टेमेटिक्स। बराबर? सिस्टेमेटिक्स, इसका मीनिंग क्या है? सिस्टेमा, लैटिन वर्ड है सिस्टेमा। कौन सा वर्ड है? लैटिन। और इसका मीनिंग क्या रहता है? इसका मीनिंग रहता है टू अरेंज। बराबर? टू अरेंज सिस्टेमेटिकली। क्लियर? तो भाई सिस्टेमेटिक्स का मीनिंग यहाँ पे ले रखे हैं कि कुछ चीज को सिस्टेमेटिकली अरेंज करना। छोटे थे तभी से करते आ रहे हैं। हमें पापा मम्मी जो है गेम खेलने के लिए बोलते हैं तो हम सब चीज़ों को एक तरह से इकट्ठा करके अलग अलग करते थे, है ना? कि भाई चलो इसको अलग करो, ये ठीक नहीं है, इसके साथ नहीं बैठ सकता, इसके साथ नहीं आएगा, तो हम अलग अलग करेंगे इसको, है ना? कुछ खिलौने भी ऐसे आते हैं कि जब बचपन में खेलते हैं तभी से हम सिस्टेमेटिक का यूज़ करना स्टार्ट कर दिए हैं। बराबर? तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सिस्टेमेटिक्स का यूज़ करेंगे अब रियल लाइफ में। उसका एक्चुअल यूज़ क्या है? छोटे से तभी से सीखते आ रहे हैं तो अब बड़े होके कुछ नया सीखना पड़ेगा ना। तो एक्चुअल यूज़ ऑफ सिस्टेमेटिक्स, टेक्सोनोमी, क्लासिफिकेशन, ये सब चीज़ अब अभी में सीखनी है। बराबर? अब थोड़ा सा एक दो साइंटिस्ट को भी देख लेते। चलो इतना भारी भारी वर्ड देख लिए हैं तो हम साइंटिस्ट को भी देख लें कि सबसे पहले ये वर्ड जो है इसका यूज़ किसने करा। बराबर? और ख़ास करके बायोलॉजी में इसका यूज़ पहले किसने करा। बराबर? तो एक बुक आई थी बहुत साल पहले जिसका टाइटल था सिस्टेमा नेचरे। बराबर? शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। सिस्टेमा नेचरे, शायद AE आना चाहिए। यस, सिस्टेमा नेचरे। बराबर? इसका मीनिंग नेचर का क्लासिफिकेशन करा है। ये किसने करा भाई? ये बुक रिटन बाय साइंटिस्ट का नाम था कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस। बराबर? क्लियर हो रहा है ये? तो भाई कैरोलस लिनियस भाई ने क्या करा है? स्पेलिंग मिस्टेक्स भाई मिल सकते हैं आपको, तो प्लीज़ आप उसको टेक्स्ट बुक को फॉलो करना। यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो सकता है क्योंकि फ्लो में कुछ भी गलत लिख सकते हैं, लेकिन अगर कहीं पे आपको दिखे तो आप प्लीज़ कमेंट में सजेस्ट कर देना। क्लियर? तो भाई सिस्टेमा नेचरे बुक थी, किसने लिखी थी? कैरोलस लिनियस ने। और इसके अंदर इसने क्या कहा था कि भाई उसने क्लासिफिकेशन दिया था, बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स का, एनिमल्स का वगैरह का क्लासिफिकेशन दिया था। बराबर? तो बहुत सारी और भी बुक इन्होंने लिखी है, पर सिस्टेमा नेचरे जो है आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये जो है इसने फर्स्ट टाइम सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स किया था।
बराबर, जिसके अंदर हमें प्लांट का क्लासिफिकेशन देखने को मिल सकता है, ठीक से उसका नोमेनक्लेचर देखने को मिल सकता है कि भाई इस तरीके से प्लांट को नामकरण करते हैं, कि मान लो कि ये प्लांट है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफिकेशन वो सब अभी हमने लिखा ही था, है ना, वही चीज़ हमें करनी है। तो इसको ये बुक लिखने में हमने क्या क्या सॉरी ये लिनियस भाई ने क्या क्या यूज़ करा था, एक तो आइडेंटिफिकेशन करा था, एक करा था कैरेक्टराइजेशन, इधर नहीं आएगा, एक करा था क्लासिफिकेशन और एक करा था नोमेनक्लेचर। बराबर, ये चारों चीज़ का यूज़ करके, यानी कि बेसिक टेक्सोनॉमी का, इसको क्या कह सकते हैं, ये चारों चीज़ को बेसिक टेक्सोनॉमी। बराबर, तो बेसिक टेक्सोनॉमी का यूज़ करके उन्होंने सिस्टेमा नेचरे ये जो बुक लिखी थी और उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन करा था। क्लियर? अब आगे चलते हैं भाई। चलो यहाँ तक कंप्लीट हो गया सबका। अब लिनियस भाई को जो है हम बहुत बार याद करते हैं, है ना, लिनियस। बराबर, इसने अपनी बुक में ऐसा क्या लिखा था कि तहलका मच गया, इन्होंने भाई इसको हम मानने लगे, अभी तक याद कर रहे हैं, है ना, बहुत सारे साल हो गए इसके बाद भी हम उसको याद कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ इन्होंने लिखा होगा, इन्होंने कुछ ऐसा दिया होगा कि जो हमें आज भी यूज़फुल है। बराबर, तो आज भी ऐसी कौन सी चीज़ यूज़फुल है कि जो हम इसको याद कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ है, उसका नाम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्लियर? इसकी जो सिस्टम थी वो किसने डेवलप करवाई थी, अपने भाई लिनियस ने। बराबर, लिनियस ने इसको प्रपोज करा था कि भाई हम किसी भी एनिमल का, प्लांट का, उसका दो नाम से उसका नामकरण कर सकते हैं। बराबर, अब नोमेनक्लेचर की रिक्वायरमेंट क्या थी, क्यों हम उसको भाई नोमेनक्लेचर करना ही है, भाई नामकरण ही करना है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं इंसान नंबर 1, इंसान नंबर 2, इंसान नंबर 3, तो आज शायद हम 7 अबज 556, 7 अबज 558 ऐसे नंबर में हमारा नाम रहता है ना। तो हम भाई उसको अलग अलग नाम देना, अलग अलग उसको आइडेंटिफाई करने की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्योंकि मान लीजिए कि भाई आपके पास आम है तो आप उसको आम बोलोगे, मेरे पास आओगे, गुजरात में आओगे, जूनागढ़ जाओगे तो वो बोलेंगे केसर आम है, केसर केरी है ना। रत्नागिरी में जाओगे बोलेंगे रत्नागिरी आम है, हाफूस आम है ना। तो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हो, उसका भी स्वाद अलग है, केसर का भी स्वाद अलग है ना। तो भाई अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से वो अपना खुद का जो कैरेक्टर है वो ना लॉस करे। बराबर, मान लो कि मैं भाई इंसान हूँ तो मैं अपनी तरह का इंसान हूँ, ना कि दूसरों की ओर का। मैं आपके जैसा इंसान नहीं हूँ, आप मेरे जैसे इंसान नहीं हो, है ना। इसलिए हम अपने अपने नाम, जाति, धर्म ये सब चीज़ें करते हैं। तो भाई इन लोगों का भी कुछ होना चाहिए, है ना। तो इन लोगों के लिए भी सिस्टम रखी थी, उसमें एक नामकरण करा है कि वो भाई इसी नाम से पूरे वर्ल्ड में आइडेंटिफाई करा जाए, है ना। अब जाके पूछो कि केसर केरी कहाँ पे मिलती है तो बोलेंगे जूनागढ़ में ही मिलेगी भाई आपको, वहाँ से ही बनती है, वहाँ से बनती मतलब प्रोड्यूस होती है नेचर से। क्लियर? डॉग को हम डॉग कहते हैं, कोई कुत्ता कहता है, कोई कुछ और कहेगा, है ना। तो भाई उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाए कि यही चीज़ की बात हो रही है। भाई मान लो मैं हाथी की बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो और आप सोच रहे हो कि हाथी मतलब तो हमारे यहाँ ये होता है ना, तो उसकी बात चल रही है, ऐसा नहीं है भाई, है ना। स्पेसिफिक एक नाम होगा तो उसी की बात चल रही है और उसी का जो है आपको दिमाग में सोचना रहेगा। इसीलिए ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम है वो यूज़फुल है
और आज भी हम उसका यूज़ करते हैं, बराबर। आज थोड़ा मॉडिफिकेशन हो चुका है, लेकिन अब आज भी यूज़ कर रहे हैं। ये भाई जिंदा नहीं है, लेकिन इसके बाद जिन्होंने ये वर्क संभाला है बहुत अच्छे से संभाला है। और किसने संभाला है वो भी देख लेते हैं। तो जो भी बॉटनिकल नेम्स है ना, आप 2 पार्ट आप पढ़ रहे हो, एक आता है बॉटनी, एक आता है जूलॉजी। बैक्टीरिया वाला भी है सिस्टम, फंगस वाला भी है सिस्टम, लेकिन हमें 2 जो मेजर है उसको ही पढ़ना है। तो बॉटनी के लिए जो भी वर्क कर रही है संस्था उसको बोलेंगे ICBN, और जूलॉजी के लिए जो संस्था वर्क कर रही है वो ICGN या फिर ZN। क्लियर? ICBN एंड ICGN। फुल फॉर्म देखें अगर इसका तो दोनों का सेम जैसा ही है, कुछ ना कुछ। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। और इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, बराबर। डिफरेंस क्या है? बॉटनिकल एंड जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, बराबर। इंटरनेशन, ओके, यहाँ पे भाई मिस्टेक हो गया, इंटरनेशनल, आप समझ जाना भाई जो भी है। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। स्पेलिंग मिस्टेक अपनी चलती रहेगी, दिमाग में बैठना चाहिए भाई, है ना। मैं इंग्लिश पढ़ा हूँ, इंग्लिश नहीं, बराबर, इंग्लिश पढ़ा हूँ, तो ये थोड़ा मिस्टेक रहेगा, बराबर। चलो, तो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, बराबर। ये दोनों ही संस्था जो है अपने हिसाब से, बॉटनी मतलब प्लांट्स एंड वो सब चीज़ें, जूलॉजी मतलब एनिमल्स एंड वो सब चीज़ें। क्लियर? आज भी ये संस्थाएं जो है वो कुछ नाम रखती है सभी का, जो एनिमल है, प्लांट है, कुछ नया मिला तो उसका नाम रखती है। अब आप बोलोगे सर आप कभी के चिल्ला रहे हो नाम 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 नाम, कैसे रखते हैं? कुछ तो सिस्टम होगा। हमारे यहाँ तो सिस्टम है, पापा का नाम लगता है पीछे, उसके पीछे दादा का नाम लगता है, उसके पीछे हमारी सरनेम लगती है ना। तो इनके पापा ना किसी का तो नाम लगता होगा पीछे, देखते हैं चलो क्या नाम लगता है, कैसे लगता है, उसके कुछ रूल्स है ना, कुछ रूल्स है, इसको हमें फॉलो करना होगा। मान लो कि रूल्स नहीं बनाते तो क्या होगा? अगर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स नहीं बनाते, देखो मैंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को अभी तक डिफाइन नहीं करा है, ओके, अब डिफाइन करने जा रहे हैं, बराबर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, उसके रूल्स। क्लियर? तो सबसे पहला रूल यहाँ देखो, बाइनोमियल यानी कि 2 नाम होने चाहिए भाई। मेरा नाम है अमन अमृत्या, देखो हम भी फॉलो कर रहे हैं 2 नाम से, है ना। आपका नाम भी कुछ होगा, राज शुक्ला, राज परमार, राज टिकड़ा, राज फलाना, है ना। गलत मत लगाना, लेकिन ऐसा नाम होता है। राज को मन में, इसलिए बेचारा फंस गया राज। क्लियर? तो भाई बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मीनिंग यहाँ पे ये रहता है कि 2 नेम्स, बराबर, 2 अलग अलग नाम साथ में हो गए, बराबर। सबसे पहला नाम, अब इसको हम दूसरा जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है उसमें जो नाम बनता है उसको एक चीज़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हम उसको साइंटिफिक नेम से पहचानते हैं, बराबर। हमारा साइंटिफिक नेम आपने अभी तक सुना होगा, होमो सेपियंस है। क्लियर? तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग होमो सेपियंस 2 नाम हो गए, बराबर। तो हम उसको साइंटिफिक नेम से भी जानते हैं। तो साइंटिफिक नेम कैसे बनते हैं, कैसे उसको हम लिखेंगे, क्या करेंगे, उसके कुछ रूल्स है, वो पढ़ लेते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या है? इट शुड बी लैटिन,
इट शुड बी लैटिन ओरिजिन, बराबर। कैसा होना चाहिए? लैटिन में। लैटिन का मीनिंग यहाँ पे एक बहुत पुरानी जो लैंग्वेज है उसकी बात हो रही है, और ये जो है वो डेड लैंग्वेज है। कैसी है? डेड लैंग्वेज। अब डेड क्यों है? आप बोलो टी लिख दिया, अरे यार आज स्पेलिंग मिस्टेक बहुत हो रही है। आप बोलोगे सर डेड लैंग्वेज का मतलब क्या, मर गई है? एक्चुअल में ये कुछ कर ही नहीं रहे, इसमें नो अपडेट्स। इसको डेड क्यों बोलते हैं? देयर इज नो फर्दर अपडेट्स, है ना। ऑक्सफोर्ड वाले हर साल कुछ नया नया निकालते हैं कि भाई इंग्लिश में ये वर्ड है वो बहुत प्रचलित हुआ है तो हम अपनी डिक्शनरी में ऐड करते हैं, है ना। हमारे गुजरात में यहाँ पे गुजराती में भी नए नए शब्दकोश बनते रहते हैं, हिंदी में भी बनते होंगे, है ना। तो कुछ ना कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो अपडेट होते रहते हैं। हर एक लैंग्वेज जो है धीरे धीरे अपडेट होती है ना। कंप्यूटर की लैंग्वेज भी अपडेट होती है इवन। तो लैटिन लैंग्वेज है, इसको कोई टच नहीं कर रहा है, बराबर। इसको बोल रहा है कि भाई तू शांति से रहे, तू जो थी वही रहे, हमें नहीं तुझ में चेंज करना, तू जैसे है वैसे रहे, बराबर। तो लैटिन लैंग्वेज का हम यूज़ करेंगे। अब क्यों यूज़ कर रहे हैं उसका, ध्यान से सुनना ये चीज़ भाई। इसका यूज़ हम क्यों कर रहे हैं? ताकि इसमें कोई चेंज ना कर सके। देयर इज़ नो फर्दर अपडेट्स, बराबर। अगर मान लो मैंने नाम रख दिया, आम का नाम है मेंजिफेरा इंडिका, है ना, मैंने रख दिया है मेंजिफेरा इंडिका। कल को कोई आके बोला कि भाई लैटिन में कि भाई मेंजिफेरा इज़ नॉट वैलिड वर्ड, है ना, हमारे सेंटिमेंट को हर्ट कर रहा है, मेंजिफेरा हटाओ, हटा दिया तो फिर हमारी आम तो इंडिका ही रहेगी, है ना। तो ऐसा नहीं चलता। तो इसीलिए हमने डेड लैंग्वेज का यूज़ करा है। कौन सी है? लैटिन। अब लैटिन लैंग्वेज लिखनी है ना, तो उसको हमें किस में लिखना होगा? उसको इटैलिक्स में लिखेंगे। अब इटैलिक्स का मीनिंग ऐसे होता है टेढ़ा, या फिर ऐसे लिखते हैं, है ना, टेढ़े लिखते हैं लोग। तो इटैलिक्स एक्चुअल में ऐसे लिखते हैं, बराबर। फर्स्ट वाला जो है वो करेक्ट लिखा है हमने। इटैलिक्स में ऐसे लिखते हैं टेढ़ा, बराबर। सीधा नहीं लिखेंगे, टेढ़ा लिखेंगे। और दूसरी चीज़ इसने ऐसी बोली है कि अगर हैंड राइट करें, हैंड रिटन करें तो उसमें अंडरलाइन बनानी है, बराबर। अगर मैं ऐसे लिखूँ, हैंड रिटन लिख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा, होमो सेपियंस, दिख रहा है टेढ़ा लिखा है। टाइप करते तो टेढ़ा लिखेंगे, अगर मैं हैंड से लिख रहा हूँ तो सीधा लिख के हम क्या करेंगे? अंडरलाइन बनाएंगे। अंडरलाइन यहाँ पे डायरेक्ट नहीं होगी, सेपरेटली अंडरलाइन होंगे दोनों वर्ड्स, बराबर। ये इसका तीसरा रूल है ना। अब यहाँ पे आप रूल को, अगर मैंने बहुत सारी बुकें देखी है, किसी में 15 रूल बताए हैं, किसी में 8 है, किसी में 4 है, किसी में 2 में ही सब कंप्लीट कर दिया है। कोई बता रहा है कि ऐसा कोई रूल है ही नहीं, पूरा पैराग्राफ लिख के दिया। मैं वहाँ पे ये बुक IUCN IUBN या फिर जो भी अपने यहाँ पे इसके ऊपर वर्क कर रहा है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, वहाँ पे जाके नहीं देखा है मैंने। जिनीवा बिनीवा में नहीं गया हूँ, गुजरात में बैठ के मैंने पढ़ाई करी है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, मुझे जितना ज्ञान है और मैंने जितनी बुक पढ़ी है, इतने सारे रूल को हम 4 में कंक्लूड कर सकते हैं, जो कि आपके टेक्स्ट बुक ने करके दिया है। लेकिन याद रखने का ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि भाई आप यही पैटर्न में याद रखोगे, यही ये करोगे, यही लिखोगे, बराबर। आप कुछ भी कैसे भी याद रखो, 4 के 15 पॉइंट लिख के दो, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपको मेंशन करा है क्वेश्चन में कि 4 पॉइंट में डिस्क्राइब करो, तो हमें 4 पॉइंट में डिस्क्राइब करना है। अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स में दिया और 4 पॉइंट में डिस्क्राइब करना पड़े तो हमें करना पड़ेगा, बराबर। तो 2 पॉइंट साथ में मिला के लिख लेंगे। क्लियर हो रहा है? तो ऐसा कोई रूल ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 7 रूल नंबर 1 दिस इज दिस, और कुछ इसमें है ही नहीं, ऐसा नहीं है भाई। आप कितने भी चारों आपको टेक्स्ट बुक में रूल्स दिए हैं, चारों को डिफाइन अलग अलग तरीके से कर सकते हो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो रहने चाहिए। जैसे कि लैटिन आ गया, इसमें जो पे अंडरलाइन है, इटैलिक्स, हैंड रिटन है तो कैसे लिखना है, वो सब चीज़ें इंक्लूड हो जानी चाहिए, बराबर। चलो अभी हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, बराबर। कैसे होना चाहिए? 2 नाम में लैटिन ओरिजिन का होना चाहिए। अगर हम उसको टाइप करें तो इटैलिक्स में टाइप करेंगे, और रिटन अगर हाथों से लिख रहे हैं तो उसको दोनों वर्ड को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, बराबर। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
ये आपके जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का फर्स्ट पॉइंट था वो कंप्लीट हुआ। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। उसमें लिखा है भाई बाइनोमियल है तो दो नाम है, तो फर्स्ट नेम क्या होगा आपका, दो नाम आपको दिए हैं तो फर्स्ट नेम आपका क्या होगा, जेनेरिक, या फिर हम बोल सकते हैं जीनस का नाम, बराबर। और सेकंड नेम क्या होगा आपका, स्पीसीज का, बराबर। अब हमने यहाँ पे लिखा था होमो सेपियंस, क्लियर। ये लिखा है, तो ये फर्स्ट नेम जो है वो क्या है, जीनस। अब बोलेंगे सर जीनस क्या है, जीनस आएगा अभी, क्लासिफिकेशन स्टार्ट होगा टैक्सोनॉमी में। फर्स्ट स्टेप हमने नोमेनक्लेचर अभी पढ़ा, आइडेंटिफिकेशन हो गया, कैरेक्टराइजेशन हो गया, अब चल रहे नोमेनक्लेचर पे, है ना। फास्ट जा रहे हैं थोड़ा सा, तो ध्यान रखना कहीं कुछ दिमाग से छूट ना जाए। तो जीनस और ये सेकंड नेम जो है वो क्या है आपका, स्पीसीज, बराबर। एक है जीनस। अब बहुत सारे बोलते हैं इसको जेनेरिक नेम, स्पीसीज को बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। आपको जो याद रहे रख दो, कोई इश्यू नहीं है। ऐसे लिख दिया कि फर्स्ट नेम शुड बी जीनस एंड सेकंड नेम शुड बी स्पीसीज, नो वन कैन इनकरेक्ट योर आंसर। ओके, अगर स्पेसिफिक आपको दिया है कि यही लिखना है तो ही आपको जाना है स्पेसिफिकली, वरना ये दोनों चीज़ें आप याद रख सकते हो, बराबर। तो इसका सेकंड रूल जो है वो क्या है आपका, कि भाई पहला नाम जो है वो क्या होना चाहिए, जीनस, और दूसरा नाम जो होना चाहिए वो है स्पीसीज का, बराबर। तो जो भी आप नाम लिखो, मान लो मैंने होमो सेपियंस लिखा तो फर्स्ट नेम शुड बी जीनस एंड सेकंड नेम शुड बी स्पीसीज। एक और रूल साथ में ही ले लेते हैं, है ना, कि भाई जीनस का पहला लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, जीनस का फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, इन कैपिटल आना चाहिए यहाँ वर्ड, इन कैपिटल, ये मार्क कर लेना भाई। आप जब भी लिखो फर्स्ट वर्ड जो है आपका वो कैपिटल रहेगा, बराबर। जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल, और दूसरी है स्पीसीज का फर्स्ट वर्ड या फिर लेटर, वर्ड नहीं बोलेंगे, लेटर शुड बी इन स्मॉल, क्लियर। देखो मैंने लिखा है फर्स्ट होमो, उसका एज कैपिटल, दूसरा सेपियंस, सेपियंस का एज स्मॉल, क्लियर। एक और चीज इन्होंने ऐड करी है कि भाई मान लो कि ये नाम जिसने भी दिया है उसके पीछे साइंटिस्ट का नेम, साइंटिस्ट नेम should be abbreviated, abbreviated shortly after scientific name, बराबर। मान लो आप मेंजीफेरा इंडिका लिखते हैं ना, मेंजीफेरा इंडिका, है ना। तो लिनियस ने सोचा होगा तो उसको बोल देंगे ऐसे मेंजीफेरा इंडिका लिन, क्लियर है। होमो सेपियंस आपने लिखा, उसके पीछे आपने लिख दिया लिन, क्या हो गया, होमो सेपियंस लिन, बराबर। लिनियस ने नामकरण करा है तो उसका नाम पीछे लिख दिया, उसने पूरी मेहनत करी है तो उसकी मेहनत को श्रेय देने के लिए हम इसके पीछे उसके साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे। ये क्लियर हो गया। अब मान लो आपने कुछ सर्च करा, नया है, जेन्युइन होना चाहिए, नया है, कुछ ऐसा आया, आपने अपना नाम यहाँ पीछे लिखना है तो शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन में वो लिखेंगे। उसके भी कुछ रूल्स है, लिनियस ने खुद ही अपना नाम शॉर्ट कर दिया था, है ना, लिनियस ने खुद ही अपना नाम शॉर्ट कर लिया था। कैरोलस लिनियस उसका बहुत बड़ा नाम था, नाम ऐसे बड़ा नहीं पर बिल्कुल सही में बड़ा था, ऐसे लेंथी नाम था, तो उसने शॉर्ट कर लिया था कार्ल लिन, क्लियर। क्लियर हो रहा है ये बच्चों। तो भाई हम ये चीज़ जो है यहाँ पे सीख रहे हैं। अब चलते हैं नोमेनक्लेचर से आगे क्लासिफिकेशन में। देखो हमने यहाँ पर तीन चीज़ें पढ़ ली,
कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। बराबर, ये 3 चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन की ओर। क्लासिफिकेशन टेक्स्ट बुक के एंड की ओर हम जा रहे हैं। बराबर, टेक्स्ट बुक में चैप्टर एंड की ओर जा रहा है। क्लासिफिकेशन हार्ट ऑफ द चैप्टर बोल सकते हैं इसको, और हार्ट ऑफ द बायोलॉजी भी अभी बोलेंगे। 11th 12th अगर आपने ये समझ लिया तो आधे से ज़्यादा आपका जो है यूनिट फर्स्ट ऑफ क्लास 11 कंप्लीट हो जाएगा। बराबर, ये समझ लिया तो आधे से ज़्यादा फर्स्ट यूनिट में 4 चैप्टर है, 1 2 3 4, है ना। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ये दोनों एकदम इजीली समझ में आ जाएंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी इसी के ऊपर टिका हुआ है। अगर ये समझ लिया, सब समझ में आ गया। बराबर, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से पढ़ना कि क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। नोमेनक्लेचर आपने सीख लिया कि भाई कोई भी चीज़ मिली उसको आइडेंटिफाई करा, कैरेक्टराइज करा कि इसके पास ये है, वो है ना। फिर उसको हमने आइडेंटिफाई करा कि रहा यही है, यही बोल के उसको फिर हमने नाम दे दिया, नामकरण कर दिया कि भाई ये जिंदाबाद, है ना। जिंदाबाद करने के रूल पता लगा लिए कि भाई ये है, ये है, ये है। क्लियर। अब आते हैं मेन पार्ट पे, जो कि है क्लासिफिकेशन। अब जो भी बच्चे, टीचर्स जो भी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, उनके दिमाग में एक चीज़ है कि ये रट्टा मारने वाली चीज़ है। एक्चुअली में इसमें कोई रट्टा नहीं मारना है हमें बेटा, रट्टा नहीं मारेंगे, सिर्फ समझेंगे, है ना। हमने 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये पूरा रट्टा ही मारा है, दिमाग में फिट हो गया पहले से, है ना। लेकिन फिर बाद में समझा भी है कि भाई 2 दूनी 4 ही क्यों होते हैं। तो यहाँ पे हम उल्टा करेंगे, रट्टा तो मारेंगे, अगर याद नहीं रहेगा तो क्या करेंगे भाई, रट्टा तो मारना पड़ेगा। सर आप कैसे बोल रहे हो रट्टा नहीं मारेंगे? मारो रट्टा, कोई बात नहीं, मैं रट्टे के खिलाफ नहीं हूँ, कहीं कहीं पे रट्टा मारना ज़रूरी भी है। लेकिन उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बाय हार्ट उसको सीखना पड़ेगा। तो क्लासिफिकेशन को अगर याद रखना है तो आपको बाय हार्ट सीखना पड़ेगा। क्या सीखेंगे, चलो देखते हैं कि भाई क्लासिफिकेशन होता कैसे है। तो सबसे पहली चीज़ क्लासिफिकेशन के अंदर है टेक्सोनोमिक कैटेगरी। क्या है पहली चीज़? टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। बराबर, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज क्या है? अब आपने अभी तक सुन ही लिया होगा, मुझे जहाँ तक पता है, किंगडम, फाइलम वगैरह वगैरह चीज़ें, स्पीसीज, जीनस, अभी वर्ड आए थे, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, है ना। तो बस इसको ठीक से अरेंज कर दो, इतना बोला मैं, जो भी बोला वो सब क्या हो गया, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। किंगडम, फाइलम, डिवीज़न, व्हाटएवर जो भी आपको दिमाग में है, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सब चीज़ें क्या हो गई आपकी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। बराबर, तो भाई टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को दूसरा क्या बोल सकते हैं हम, रैंक भी बोल सकते हैं। क्या है? रैंक। क्या है? रैंक। यानी कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6, 7। अपने पास यहाँ पे कितनी कैटेगरीज है? कुल मिला के 7 है। कितनी? हम जनरली 7 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। तो उसके अंदर जो भी कैटेगरीज है उसको हम हायरार्की में सेट करते हैं। सॉरी, आज भी स्पेलिंग मिस्टेक ज़्यादा हो रही है, हायरार्की में एडजस्ट करेंगे। बराबर, अभी भी मिस्टेक है ना, मुझे पानी पीना पड़ेगा भाई, पानी पिए बिना हायरार्की लिखा नहीं जा रहा है, हायरार्की लिख के पानी पीने जाता हूँ भाई। हायरार्की, बराबर, हायर का ऐसी आर्ची। क्लियर। चलो पानी पी लेने दो, फिर आगे क्या करते हैं। तो आपने समझ लिया कि हायरार्की में सेट करना। हायरार्की का मीनिंग क्या है इधर पे भाई? हायर का मीनिंग ये है या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग, दो में से किसी भी डायरेक्शन में हमें रैंक को रखना है, उसको क्या बोलेंगे? हायरार्की। और अपने यहाँ पे टेक्सोनोमिक कैटेगरी है तो ये हायरार्की को क्या बोलेंगे?
टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्लियर? 7 नंबर है अपने पास, 7 डिफरेंट कैटेगरीज है। लिख लेते हैं क्या क्या कैटेगरीज है अपने पास। तो सबसे पहली कैटेगरी है किंगडम, बराबर। सबसे पहली कैटेगरी है किंगडम। नंबर लिखते जाते हैं बाद में। बराबर, पहली कैटेगरी है अपनी किंगडम। सेकंड कैटेगरी है फाइलम, या फिर हम लिख सकते हैं, ये हटाना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ भाई। फाइलम या फिर डिवीजन, बराबर। थर्ड कैटेगरी है क्लास, बराबर। फोर्थ कैटेगरी है ऑर्डर, बराबर। लास्ट में क्या है? फैमिली। फिर क्या आएगा? जीनस, और लास्ट में स्पीसीज। ये चीज हम पढ़ने वाले हैं। पूरी जिंदगी बायोलॉजी वालों की इसमें निकल जाएगी, बराबर, समझने में। अगर अभी नहीं समझा तो, बराबर, अभी समझना है, इजी रखो। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, 7 कैटेगरी है। हमने जो लाइन में लिखी है, ये लाइन को क्या बोलेंगे हम? हायरार्की या फिर टैक्सोनॉमिक हायरार्की, बराबर। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ रहे होगे। लिखना बार बार क्यों लिखना भाई, हम याद ही रख लेते हैं। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की, किंगडम, डिवीजन और फाइलम। सर आपने ये दोनों साथ में क्यों लिखे भाई, है ना? तो डिवीज़न जो है वो हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं। पेन चेंज कर लेते हैं, चलो भाई। यहाँ पे डिवीज़न जो होगा वो प्लांट्स के लिए होगा, फाइलम होगा वो एनिमल्स के लिए होगा। दिख रहा है ना, बराबर। तो प्लांट और एनिमल के लिए ये 2 चीज़ है, वो अलग से लिखे हैं नाम, बाकी सब के लिए कॉमन है, बराबर। अब हम ये 2 चीज़ तो समझ चुके हैं, स्पीसीज और जीनस तो उधर आ गए। ये सब चीज़ें क्या है भाई? अब किंगडम क्या है? कहीं राज्य बना हुआ है ऐसा है? माहिष्मती साम्राज्य, माहिष्मती किंगडम, ऐसा तो है नहीं है। किंगडम अलग अलग 4, 5, 6, 7, 8 वो भी पढ़ेंगे, अभी सेकंड चैप्टर में आएगा क्लासिफिकेशन। लेकिन इतना याद रखो कि किंगडम सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है और स्पीसीज सबसे लोएस्ट कैटेगरी है। तो हम यहाँ पे H और L लिख देते हैं, H और L। क्लियर? हाईएस्ट, लोएस्ट। अब हम अगर नीचे से ऊपर की ओर जाए, है ना, डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? नीचे से ऊपर की ओर की। देखो मैं ऊपर से नीचे आया, लेकिन ये एरो बना है किस तरफ? नीचे से ऊपर की ओर, बराबर। तो इसको क्या बोलते हैं हम? एसेंडिंग, बराबर। इसका उल्टा करें तो डिसेंडिंग, बराबर हो रहा है ना? क्लियर? एसेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर की, लोएस्ट टू हाईएस्ट जाएंगे, और डिसेंडिंग मतलब हाईएस्ट टू लोएस्ट जाएंगे। तो कुछ होगा, क्या होगा आप बताओगे भाई? बोलेंगे सर कुछ तो हो रहा है, आपने लिखा है तो कुछ तो हो रहा होगा। तो भाई एसेंडिंग यानी कि नीचे से अगर हम ऊपर की ओर जा रहे हैं और ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहा है, बराबर। तो क्या इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है? तो अगर हम लोअर टू हायर जाए, लोअर टू हायर यानी कि एसेंडिंग जाए, बराबर, तो कॉमननेस जो है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी, बराबर। कॉमननेस क्या होगी? इंक्रीज होगी। ऐसा होता है सर? इंक्रीज होगी कैसे होगी आप बताओ?
ऐसे नहीं होता बेटा। अगर हम असेंडिंग जा रहे हैं तो कॉमननेस डिक्रीज हो रही है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रही है, बराबर। कॉमननेस क्या होगी? डिक्रीज होगी। कैसे होगी बताता हूँ अभी। हायर टू लोअर जाएंगे और डिसेंडिंग जा रहे हैं तो कॉमननेस जो है वो इंक्रीज होगी। अब आप बोलोगे सर आपने इंक्रीज डिक्रीज असेंडिंग डिसेंडिंग ये तो भाई फर्स्ट क्लास वाला मैथ्स चालू कर दिया है ना। ऐसा नहीं है बेटा। हम जो भी एनिमल को कैटेगराइज करा है, आइडेंटिफाई करा है, उसको अपने अपने हिसाब से उसको पुट करा है इसके अंदर। आप जैसे बुक रखते हो ना कि ये बुक मैथ्स की है, मैथ्स में चली जा, ये बुक बायोलॉजी की है, बायोलॉजी में चली जा, ये बुक फिजिक्स की है, फिजिक्स में चली जाओ, है ना। ये MCQ है 35 ईयर्स ओल्ड, जाने दो इसके अंदर। PYQ की बुक है इसके अंदर रखो, नीट की बुक है इधर रखो, JEE की बुक है इधर रखो, गुजसेट की बुक है इसमें रखो, है ना। तो इसके अंदर भी हमने ऐसा अरेंजमेंट करा है। अब उस अरेंजमेंट के चलते अगर मान लो कि हम ऐसी चीज़ की बात करें कि भाई दो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक को शेयर कर रहे हैं कोई एनिमल, है ना, तो उसको हम किसी एक चीज़ में रखेंगे। मान लो स्पीसीज में रख दिया उसको कि भाई दो सेम कैरेक्टरिस को फॉलो कर रहे हैं। अब हम सबको ही देख लो भाई, हम ह्यूमन है ना। मैं ये थोड़ा सा हटा देता हूँ ताकि यहाँ पे लिखना है मुझे थोड़ा। अगर मान लो कि हम ह्यूमन है, ये डिवीज़न वाला पार्ट हटा लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, है ना। हम ह्यूमन है ना, तो ह्यूमन जो है उसमें सभी चीज़ें कॉमन होगी, है ना। ह्यूमन में सभी चीज़ें कॉमन होगी। तो हम यहाँ पे इसको कहाँ लिख सकते हैं? यहाँ पे सेपियंस लिखा, क्लियर। सेपियंस क्या हो गया? स्पीसीज। जितने भी सेपियंस आपको दुनिया में मिलेंगे सभी कॉमन हो गए। कॉमन का मतलब आप देखो लोअर टू हायर जा रहे हो, कॉमननेस कम हो रही है, नीचे जा रहे हो कॉमननेस इंक्रीज। इसमें सब कैसे हो गए? कॉमन हो गए। कैसे हो गए? कॉमन, क्लियर। इसके सभी कैरेक्टर क्या हो गए? कॉमन। तो हम उसको स्पीसीज बोलेंगे। जिसके सभी कैरेक्टर क्या हो गए? कॉमन हो गए, उसको बोलेंगे स्पीसीज। और इसमें जो है इंटरब्रीडिंग हो सकता है। इंटरब्रीडिंग का मतलब यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये लोग कॉमन है इसलिए। तो सेपियंस के और सेपियंस के बीच में हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? स्पीसीज। क्लियर हो रहा है? सेम स्पीसीज होगी तो ही रिप्रोडक्शन होगा, बाकी में कहीं रिप्रोडक्शन नहीं पॉसिबल है। रिप्रोडक्शन का मीनिंग होता है न्यू प्रोजेनी प्रोड्यूस करना, बराबर। प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोजेनी किसके बीच में ही होगा? सिर्फ और सिर्फ स्पीसीज के बीच में ही होगा, क्लियर। दो अलग अलग नहीं, सेम स्पीसीज के बीच में, बराबर। स्पीसीज ही कर सकती है, और कैसी स्पीसीज? जो कि सेम हो, वही रिप्रोडक्शन कर सकती है और वही न्यू प्रोजेनी बना सकती है, क्लियर। सेपियंस हमने एग्जाम्पल लिए, है ना। इसके ऊपर चलते हैं, सेपियंस के ऊपर जीनस होमो, बराबर। होमो का मीनिंग यहाँ पे हम ह्यूमन मान के चल सकते हैं कि भाई हम जो दो पैर वाले हैं, खड़े होके चल सकते हैं, जिसके ऊपर एक सर है, दो हाथ है, हाथों में 5 उंगलियां है, पैरों में 5 उंगलियां है ना। जिसको दिमाग दिया है, थोड़ा खोपड़ी एक जैसा है, तो वो सभी हो गए होमो। होमो अलग अलग जगह पे जाएंगे। अमेरिका में जाएंगे तो उसके लोग को अलग होमोसेपियंस कहते हैं हम, अफ्रीका में जाएंगे तो अलग बोलेंगे, है ना। तो चैप्टर 7 जो पुराना था इवोल्यूशन, आपके क्लास 12 में, बराबर। अभी चैप्टर 6 है, वो क्या है? इवोल्यूशन। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे इसके बारे में। होमो सेपियंस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो टिकड़ा, होमो पुछड़ा, है ना। तो ये हो गया होमो। इसके ऊपर अगर हम चाहे, बराबर, तो क्या आएगा? होमिनिडे। अब देखो इसमें कॉमन कैरेक्टर ज़्यादा थे, इसमें थोड़े से कम हुए, इसमें और कम हुए। बहुत सारे होमो मिलके क्या बनाया? होमिनिडे। बहुत सारे मिलके क्या बनाया? होमिनिडे। उसके ऊपर उसका ऑर्डर लिखे अगर हम, तो प्राइमेट्स फैमिली, प्राइमेट्स ऑर्डर में से हम आ रहे हैं, है ना। तो होमिनिडे के साथ यहाँ पे कोई और भी होगा,
क्लियर। बंदर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं इसके साथ, है ना। प्राइमेट के ऊपर अगर हम चले तो मैमेलिया, ये क्लास है। अब मैमेलिया में तो बर्ड्स भी आते हैं, है ना। ना सॉरी, बर्ड्स नहीं आता है भाई, सॉरी। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें और भी आती है ना। हाथी भी आ गया, ये सब भी आ गए, तो हम तो भाई हाथी के साथ जुड़ गए। तो क्या हाथी में और हमारे में कुछ कॉमन है? नहीं है। कहाँ शेयर करते हैं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक? क्लास के ऊपर, क्लियर है। उसके ऊपर चले मैमेलिया के ऊपर, तो क्या है हम कोऑर्डिनेट्स, क्या है कोऑर्डिनेट्स, जिसके पास यहाँ पे बैक पे क्या है स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है ना। बर्थ के बाद वो परसिस्ट रहती है, क्या हो गया वो कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट कहाँ में किस में आते हैं? कौन से किंगडम में? किंगडम एनिमल। हम प्लांट नहीं है भैया, प्लांट होते तो इसमें से कुछ नहीं आता। तो मान लो कि अगर सभी एनिमल को इकट्ठा करें तो सभी में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी? कम होगी। यानी कि लोअर टू अगर हायर जा रहे हैं, लोअर टू हायर जा रहे हैं, तो कॉमननेस क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अगर हायर टू लोअर जा रहे हैं तो कॉमननेस इंक्रीज होगी। क्लियर हो रहा है सबको? बराबर समझ में आ रहा है बच्चों कि मैंने ये लिखा था, क्यों लिखा था? हमने ये डिवीज़न देखा, हमारा ही देखा, ह्यूमन का ही। बराबर। बाकी सब चीज़ें इसमें आपको बहुत सारी दी रखी है, जिसको अभी मैं यहाँ पे पढ़ाना नहीं चाहूँगा। ये जब टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे, टेक्स्ट बुक रीड करना स्टार्ट करेंगे, तब आपको बताना चाहूँगा। जितना आपको एक्सप्लेन विदाउट बुक करना था वो मैंने आपको कर दिया। बराबर। कुछ चीज़ें ऐसी भी है कि जो छूट जाएगी, क्योंकि एनसीईआरटी ने उसको निकाल दिया है। नीट में भी वो स्पेसिफिक नहीं लिखा है कि ये चीज़ आ सकती है। बराबर। जो पुरानी एनसीईआरटी में लास्ट टॉपिक था, है ना, टेक्सोनॉमिकल एड्स करके। एड्स का मीनिंग यहाँ पे एड्स वो वाला नहीं है भैया, एड्स का मीनिंग यहाँ पे हेल्प करने वाला कुछ है ना। तो ये सब चीज़ें जो थी आज के क्लास में हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। बराबर। आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा क्लासिफिकेशन। इसके एग्जाम्पल्स वगैरह जो है वो आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दे रखे हैं, तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जब हम टेक्स्ट बुक डिस्कस करेंगे तब एक साथ ये सब चीज़ें भी साथ में जोड़ के देखेंगे। बराबर। तब तक के लिए आप टेक्स्ट बुक में इसको समझो, समझने की ट्राई करो। कहीं पे प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में बता दो, या फिर आपके जो मेल आईडी है मेरा, बराबर, उसमें भी आप बता सकते हो। वीडियो के एंड में सभी डिटेल आपको दे रखी है, तो उसमें जाके आप अपना व्यू शेयर कर सकते हो। बराबर। थैंक यू वेरी मच, और जुड़े रहिए। अगले क्लास में हम जो है वो टेक्सोनॉमिकल एड्स वगैरह रीड करेंगे, रीड मतलब देखेंगे, और उसके बाद जो है टेक्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे। बराबर। तो टेक्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगा, आपका फर्स्ट चैप्टर है वो भी साथ में ही कंप्लीट कर लेंगे। बराबर। तो 3 ही आवर में, यानी कि 3 घंटे की क्लास में पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है टेक्स्ट बुक के साथ। तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा। 3rd वीडियो में ये चैप्टर जो है वो हम एंड कर देंगे। बराबर। और अभी अपनी एक और चैनल जो है उसके ऊपर हम वीडियोस डाल रहे हैं गुजसेट के रिलेटेड, नीट के रिलेटेड। बराबर। तो आप प्लीज़ वो भी देखना, और उसकी लिंक जो है आपको वीडियो के एंड में शेयर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। आप अभी तक इतने यहाँ तक जुड़े रहे इसके लिए।